हेलो मेट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहे। तो इस रिक्वेस्ट को आप लोगों के सामने रखते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज, मूवी है इटर्नल्स और आज मैं बात करूँगा फिलॉसफी ऑफ द मूवी और यू कैन से मॉरल ऑफ द स्टोरी। 110% स्पॉइलर अलर्ट के साथ चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, द होल मूवी इज़ सिम्बॉलिक इन वेरियस वेज। पूरी मूवी काफ़ी तरह से सिम्बलाइज की है डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ ने। हम सेलेस्टियल एरिशम को गॉड मान सकते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हो। आप एक भगवान मान सकते हैं एरिशम सेलेस्टियल को, जिसने इटर्नल्स को बनाया, और इटर्नल्स को आप देवता कह सकते हैं, अलग अलग पावर के देवता मान सकते हैं। क्लोई ज़ाओ ने ये सिम्बलाइज़ करने की कोशिश की है कि ये इटर्नल्स देवता के जैसे हैं या फिर भगवान के जैसे हैं, जो चाहते तो इंसान के साथ बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने इंसानों की सिर्फ थोड़ी बहुत मदद की आगे बढ़ने में, ग्रो होने में। फेस्टोस का जो कैरेक्टर है वो एक टेक जीनियस है और फेस्टोस काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी के मामले में मैनकाइंड को मदद करता है और इंसान आगे बढ़ते हैं उसकी मदद से। सर्सी कोई भी मेटल किसी भी मेटल में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक बस को वो फूल में बदल सकती है, रॉक को एयर में बदल सकती है। इनफैक्ट उसने एक डेवियन क्रिएचर को ग्लास में बदल दिया। और ड्रूइग ह्यूमन ब्रेन्स को कंट्रोल कर सकता है। सो इटर्नल्स ने डायरेक्टली इंसान को आगे बढ़ने में मदद नहीं की, उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प करके इंसान को ग्रो होने में मदद की। लेकिन अब इटर्नल्स इंसानों से दुखी हो चुके हैं। हम इंसानों ने इतने जंग लड़ लिए हैं, इस पृथ्वी का इतना नुकसान कर दिया है, ये सब देखकर इटर्नल्स को अब इंसानों से इतनी उम्मीदें नहीं हैं और वो लोग फेड अप हो चुके हैं। तो क्लोई ज़ाओ ने ये सिम्बलाइज़ करने की कोशिश की है कि भगवान भी हमसे दुखी हो चुके हैं हमारे इतने गलत कामों को देखकर। लेकिन फिर भी आखिर में इटर्नल्स इस पृथ्वी को बचा लेते हैं और इंसानों को एक दूसरा मौका देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान भी हमें हमेशा एक दूसरा मौका देते हैं अपनी गलती सुधारने का और आगे बढ़ने का। नंबर 2, इस मूवी ने रियल लाइफ हिस्टोरिक इवेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कवर किया है। डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ ने कोशिश की है थ्रू आउट द टाइम अलग अलग कल्चर्स को, ग्रेट कल्चर्स को दिखाने की। इटर्नल्स जब पहली बार पृथ्वी पर आते हैं तब मेसोपोटामिया दिखाई गई है, फिर बेबीलोन के इवेंट्स दिखाए गए हैं, फिर मौर्य एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में इकरिस और सर्सी की शादी दिखाई गई है, और फिर हिरोशिमा में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पे जो बॉम्बिंग हुई थी वो भी दिखाई गई है। तो हमारे रियल लाइफ हिस्ट्री में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उनमें से कुछ इवेंट्स को कवर करने की कोशिश की है क्लोई ज़ाओ ने। और एज एन इंडियन ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस मूवी में इंडियन कल्चर को दिखाया गया है। इकरिस और सर्सी की शादी पूरी तरह से हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से दिखाई गई है मूवी में। एक डायलॉग भी होता है कि विवाह संपन्न हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे मूवी में इंडियन कल्चर को देखते हुए। हॉलीवुड के एक इतनी बड़ी मूवी में इंडियन कल्चर को देखना काफ़ी खुशी की बात है। नंबर 3, मूवी का मेन मैसेज था प्यार, लव, मोहब्बत, जो भी आप लोग कह लें। क्लोई ज़ाओ ने यही साबित करने की कोशिश की है कि आखिर में प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। इटर्नल्स की लीडर एज़ैक को अपने टीममेट्स से प्यार था, इसलिए उन्होंने एरिशम को बेबीलोन के इवेंट्स के बारे में नहीं बताया। बेबीलोन के इवेंट्स में जब इंसान आपस में लड़ रहे थे तब ड्रूइग ये कोशिश कर रहा था कि लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एज़ैक ये कह रही थी कि उनका इंसानी जंग में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ड्रूइग इंसानों को आपस में लड़ते हुए, मरते हुए देख नहीं पा रहा था, तो ड्रूइग एज़ैक से काफ़ी कुछ कह देता है। और इसके बाद एज़ैक सभी बाकी इटर्नल्स को कहती है कि आप लोग अलग अलग हो सकते हैं, इंसानों के बीच में रह सकते हैं और अपने पर्पस को ढूंढ सकते हैं। अगर एज़ैक चाहती तो ये बात एरिशम को बता सकती थी और उसके बाद शायद एरिशम बाकी इटर्नल्स को ख़त्म कर देता या अपने पास बुला लेता, लेकिन एज़ैक ने नहीं बताया क्योंकि वो अपने टीममेट से प्यार करती थी। बाद में एज़ैक भी काफ़ी लंबा समय इंसानों के बीच बिताती है और उन्हें भी इंसानों से मोहब्बत हो जाती है, इंसानों को वो समझ लेती है और इस वजह से वो ये डिसीजन लेती है कि एरिशम के पर्पस को वो पूरा नहीं होने देगी, पृथ्वी को वो तबाह नहीं होने देगी एक नया सेलेस्टियल पैदा होने के लिए।
ठीक उसी तरह से सरसी ने भी काफ़ी लंबा वक्त बिताया हुआ होता है इंसानों के बीच, और सरसी को बहुत ज़्यादा प्यार होता है इंसानों से। मूवी में इनफैक्ट कहा भी गया है कि जब आप किसी चीज़ या किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तब उसे आप बचाने की कोशिश करती है, और इसी प्यार की ताकत से सरसी आखिर में नया सेलेस्टियल टियामट जो ग्रो हो रहा था, जो एग्जिस्ट होने की कोशिश कर रहा था, उसे फ्रीज़ कर पाती है। ठीक उसी तरह इकरिस सरसी से प्यार करता है, इसलिए इकरिस सरसी को रोक नहीं पाता है। इकरिस चाहता था कि अरिशम के जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए, लेकिन आखिर में वो सरसी को मार नहीं पाता है क्योंकि उसे सरसी से मोहब्बत होता है, और वो सरसी को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से सरसी टियामट को रोक देती है, और आखिर में इकरिस पृथ्वी छोड़कर चला जाता है। इकरिस को सूर्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है इकरिस मर गया है। शायद हमें आखिर में आगे इकरिस देखने को मिले। तो इस तरह से मूवी में लव को काफ़ी ज़्यादा सिम्बोलाइज़ किया गया है, प्यार को काफ़ी ज़्यादा सिम्बोलाइज़ किया गया है। एंड नंबर 4, मूवी ने काफ़ी रियल लाइफ के इश्यूज़ को टच किया है। होमोसेक्सुअलिटी को दिखाया गया है इस मूवी में। इटर्नल कैरेक्टर फेस्टोस को अपने मेल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में दिखाया गया है। उनका एक किसिंग सीन भी होता है इस मूवी में। उसके बाद मक्कारी जो इटर्नल कैरेक्टर है, उनको फिज़िकली डिसेबल दिखाया गया है। वो सुन नहीं पाती है और बोल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो एक इटर्नल है, इस तरह से दिखाया गया है मूवी में। स्प्राइट जो कैरेक्टर है वो एक फ़ीमेल किड कैरेक्टर होती है, यानी कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये इटर्नल्स अलग अलग उम्र के होते हैं, तो स्प्राइट एक टीनेजर बच्ची होती है जिसको इकरिस से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बता नहीं पाती है। तो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड लव के एंगल को भी दिखाया गया है, जिसके वजह से आखिर में स्प्राइट इकरिस का साथ देती है और सरसी को मारने की भी कोशिश करती है। तो ऐसे रियल लाइफ के कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को भी मूवी ने काफ़ी खूबसूरती से कवर किया है। तो डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ ने इस तरह से भी सिम्बोलाइज़ करने की कोशिश की है मूवी में। इस वजह से मूवी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि डायरेक्टर ने काफ़ी सक्सेसफुली हैंडल किए हैं इन इश्यूज़ को मूवी में। सो गाइज़, डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ ने इसी तरह इटर्नल्स इस मूवी को एक लार्जर स्केल पर ले जाने की कोशिश की है, और काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट्स, रियल लाइफ इवेंट्स और काफ़ी रियल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को काफ़ी खूबसूरती से फिल्माया है, फिल्म में प्रोजेक्ट की है। एज ए सिनेमा ये काफ़ी अच्छी बात है, मूवी काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन एज एन मार्वल प्रोडक्ट, एज ए मार्वल मूवी मैं डिसअपॉइंट रहा हूँ, क्योंकि मार्वल की मूवी जैसी नहीं लगी ये मूवी। मार्वल टच थोड़ी सी कम हो गई है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के ओपिनियंस कमेंट्स कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।